तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज क्राइम की दुनिया से अलग थोड़ा सा मैं साहित्य आज तक के गेटअप में हूँ, क्योंकि साहित्य आज तक में आज से शुरुआत है और तीन मुशायरे हैं। इसके अलावा क्राइम के OTT पर, फिर क्राइम के सब्जेक्ट पर डिस्कशन है। तो अगले 3 दिन ऐसे ही बीतेंगे, लेकिन साहित्य आज तक अपनी जगह, कहानी का सिलसिला अपनी जगह। और क्राइम तक फैमिली मेम्बर जितने भी हैं जो दिल्ली में हैं या आसपास हैं, वो अगर ध्यानचंद स्टेडियम या फिर जो नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट वहाँ आते हैं तो आज शाम से ज़रूर मुलाकात होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इंसानी दिमाग कितना ख़तरनाक होता है, इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या दिमाग में चलता है, क्या क्या साजिशें बुनी जाती हैं। आज की कहानी एक बाप बेटे की अनोखी साजिश की बुनी हुई कहानी है। बात 2006 की है। तारीख थी 1 अगस्त, 1 अगस्त 2006। आगरा में लाल किला है। उसी लाल किले के बाहर एक जगह पे सुनसान सड़क है और उस सड़क पे ट्रैफिक बहुत कम है। 1 अगस्त की रात अचानक एक कार उसी सड़क पर एक खंबे से टकराती है और कार में आग लग जाती है। कार में आग लगी, आसपास में कोई था नहीं, कार धू धू कर जल उठी। बाद में कुछ राहगीरों की नज़र पड़ी, उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कार बुरी तरह से जल चुकी है और कार की ड्राइविंग सीट पर एक शख्स जली हालत में मुर्दा पड़ा है। पहचानने की भी हालत नहीं थी उसकी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से और चेचिस नंबर से कार के ओनर का पता चला। कार का नंबर था UP 14Z2255। ये गाज़ियाबाद का नंबर था। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आगरा पुलिस ने गाज़ियाबाद पुलिस को कांटेक्ट किया और इस नंबर या इस कार के मालिक की असलियत जानने की कोशिश की। पता चला ये कार जो है ये अनिल कुमार नाम के एक नौजवान के नाम पर है। अनिल कुमार गाज़ियाबाद का रहने वाला था। कपड़े का थोक बिजनेस था उनका, और ये बिज़नेस वो अपने फादर के साथ मिलकर किया करता था, जिनका नाम था विजयपाल। तो अब आगरा पुलिस विजयपाल के घर पहुंची और उसने बताया कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ और ये गाड़ी है। उन्होंने कहा ये हमारे बेटे के नाम पर। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारा बेटा एक बिज़नेस के सिलसिले में आगरा गया था, फिर वहाँ से उसको अपनी बहन के घर मथुरा जाना था, लेकिन लौटा नहीं। पुलिस की टीम उसे अपने साथ ले गई। विजयपाल आगरा पहुँचे, मुर्दा घर ले जाया गया। मुर्दा घर जाने पर वो चौंक उठे। उन्होंने कहा आप क्यों लाए? पुलिस ने गाड़ी दिखाई, बताया ये एक्सीडेंट हो चुका है और इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लाश मिली है। विजयपाल ने बताया कि हाँ, मेरा बेटा जो है वो अकेला ही निकला था अनिल घर से। अब लाश पहचानने के हालत में तो नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, कद काठी और बाकी चीज़ें। तो विजयपाल ने कहा कि हाँ, ये उनके ही रोते धोते मेरे बेटे की लाश। मामला सुलझ गया। एक रोड एक्सीडेंट का मामला। फिर पुलिस ने पूछा आपकी कोई दुश्मनी किसी से? उन्होंने कहा कोई दुश्मनी नहीं। तो एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट का केस आगरा पुलिस ने दर्ज कर लिया। लाश को घर वालों को सौंप दिया गया। लाश का अंतिम संस्कार हो गया। बात आई गई हो गई। 17 साल तक मुर्दा बना रहा, सिस्टम को ठगा। लेकिन ये कोई सिस्टम को ठगने की पहली चीज़ नहीं। अपने देश में तो पता नहीं ऐसे कितने कितने क्राइम होते हैं, कितनी तो आपको सुना चुका हूँ। कुकू FM पर 2 ऑडियो बुक हैं ऐसे। एक है किंगफिशर स्कैम, आप सबको पता होगा, विजय माल्या कैसे उन्होंने ठगा और कितना बड़ा नाम, IPL तक की टीम, लेकिन बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, क्रिकेट सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद ऐसा ठगा कि ठक्कर भारत से बाहर और आज भी बाहर। तो पूरी डिटेल में है किंगफिशर स्कैम। इसके अलावा डार्क वेब, कैसे डार्क वेब, लाइव मर्डर, रेप और स्कैम का सच, हिंदी में है ये। डार्क वेब, लाइव मर्डर, रेप और स्कैम का सच हिंदी में। क्या है डार्क वेब, कैसे ये डार्क वेब जो है क्राइम की दुनिया की एक तरह से आजकल नया चलन बन चुका है। तो ये दोनों कहानियाँ कुकू FM के ऑडियो बुक पर है और इसे ज़रूर सुनिए। लेकिन सुनना शुरू कीजिए तो बीच में मत रुकिए, अधूरा मत छोड़िए। आप पूरा सुनेंगे तो मज़ा आएगा। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है
और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना है जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। 2006 की ये घटना थी। इसके बाद 17 साल बीत गए, 2023 आ गया और ये तारीख़ भी इसी महीने की नवंबर। 17 साल, 17 और 6 23। 17 साल में घर वाले अपने बेटे को लगभग भूल भी चुके थे। जो यादें थी वो धुंधली पड़ गई, जो गम था वो थोड़ा हल्का हो चुका था। 17 साल के बाद 7 नवंबर 2023 को अचानक गाज़ियाबाद और आगरा से बहुत दूर अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम एक घर में पहुंचती है। और घर में पहुंचने के बाद वहाँ घर में रहने वाले उस शख्स के बारे में पता करती है। उस घर में 2 बच्चे थे, एक महिला थी, एक इंसान भी था। महिला का वो पति था। पुलिस ने जाकर पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? तो उस शख्स ने बताया कि जी मेरा नाम राजीव कुमार चौधरी है। कहाँ के? उसने कहा मैं गुजराती हूँ। धारा परवाह गुजराती बोल रहा है। उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सब कुछ गुजराती। पुलिस उससे अलग से पूछताछ की, फिर बीवी को अलग कमरे में ले गई। उन्होंने कहा कि आप कहाँ की? उसने कहा मैं गुजरात की हूँ। उसने भी अपने सारी चीज़ें दिखाई। तो पुलिस ने कहा कि आपके इन लॉज कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं? अब बीवी परेशान। उसने कहा जी मैं इन लॉज को तो मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। बोला मतलब सास, ससुर, देवर, ननद? उसने कहा नहीं, आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी मिलाया नहीं। उसने कहा कि कोई है ही नहीं उनका इस दुनिया में। और पुलिस पत्नी की बात सुनकर थोड़ी सकपकाई। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है। अब इसी दौरान में उस शख्स की कुछ तस्वीरें खींची गई और तस्वीर आगरा पुलिस को दी गई। 2006 के कुछ अखबारों की कटिंग निकाली गई, वो दिखाई गई। और ये सब करने के कवायद के बाद पुलिस अचानक राजीव कुमार चौधरी से कहती है कि अनिल तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। अब अनिल 17 साल बाद गाज़ियाबाद और आगरा से दूर अहमदाबाद में एक पुलिस की ज़ुबान से ये नाम सुनकर पहले तो वो चौंक उठता है कि ये क्या मामला है। फिर पुलिस इससे पूरी कहानी कहती कि अब तुम अपने चेहरे पर चेहरा मत डालो, हकीकत कबूल करो। थोड़ी देर के बाद अनिल खुल जाता है। उसके बाद अहमदाबाद की पुलिस उसे लेकर आगरा पहुंचती है, फिर गाज़ियाबाद आती है, फिर ग्रेटर नोएडा जाती है। सारी जगह सब कुछ हो गया। लेकिन इसी दौर में होता ये है कि अनिल का जो बाप है विजयपाल, वो फरार। उसका जो एक भाई है वो भी फरार। अब अभी तक कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। नोएडा पुलिस जहाँ पे अभी वो रह रहे थे अब नए तरीके से, उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ पता नहीं। आगरा पुलिस ने कहा भैया 17 साल पहले था, वो तो रोड एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन जब वो तस्वीर दिखाई गई और फिर पुरानी तस्वीर घर से, तो वो तस्वीरें मिली। अब बाप और भाई फरार है। पुलिस ने घर पे दबिश दी, तमाम तलाशी ली। उस तलाशी के दौरान एक फ़ाइल मिली, एक मोटी फाइल जिसमें अनिल कुमार की पूरी हिस्ट्री, उसके सारे इंश्योरेंस के दस्तावेज़, सारे उसके स्कूल के सर्टिफिकेट, ये जब सारी चीज़ें आईं उसके बाद फिर गुजरात पुलिस ने कहा कि चलो आपको कहानी सुनाते हैं। 17 साल पुरानी कहानी, एक ऐसी साजिश की कहानी जो एक परिवार ने मिलकर बुनी थी। अब वो कहानी क्या थी? कहानी की शुरुआत होती है 2002 से, यानी आज से 21 साल पहले, 2002। विजयपाल गाज़ियाबाद में एक कपड़ा व्यापारी थे। बेटा पैदा हुआ था, 2 बेटे थे उनके, एक अनिल और ये। जैसे ही अनिल बालिग हुआ, 18 साल का हुआ, उन्होंने अनिल के नाम पर 4 इंश्योरेंस की पॉलिसी ली। और जो चारों पॉलिसी थी वो 20 लाख रुपए की थी। उसके साल का प्रीमियम चारों का 85,000 85,000 जाता था।
पर उस पॉलिसी में एक अलग अलग पॉलिसी जो देते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। उस पॉलिसी में ये था कि अगर इस जो भी टेन्योर है उससे वक्त से पहले पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो इसका 5 गुना पैसा मिल जाएगा और प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 लाख इन्वेस्ट किया और अगर मौत हो गई, सामने वाला मर गया, तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने एक एक कर 4 पॉलिसी ली अनिल के नाम पर अपने बेटे के, और चारों की पॉलिसी लेने के बाद अगले 5 साल तक प्रीमियम भरते रहे। पॉलिसी वालों को भी कोई शिकायत नहीं। 85,000 के हिसाब से करीब 4-5 लाख रुपए भर दिए। ये इन्वेस्टमेंट था। अब 2006 आ गया। 2006 में विजयपाल ने अनिल के नाम पर एक कार ली, और उस कार वो भी इंश्योर्ड था। ये था कि अगर उस कार के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, मौत हो जाती है, तो 10 लाख रुपए वहाँ से मिलेंगे। तो कायदे से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया विजयपाल ने। अब इस 1 करोड़ 10 रुपए को घर में लाने की जो तैयारी थी उसका इंतज़ाम करना था। 2006 आया। 2006 में जुलाई के महीने से ही विजयपाल अब साजिश में लग गए। सबसे पहले उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके बेटे के कद काटी का हो। अच्छा, विजयपाल इससे पहले कई ऐसे अपने कपड़ा व्यापारी के तौर पर बाद में आए। शुरुआत में बहुत सारे इलीगल धंधा किया करता था और वो चोरी वोरी करवाता था, लेकिन ऐसे लोगों से जो नाबालिग बच्चे हुआ करते थे। उसे पता था अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो 3 साल में छूट के आ जाएंगे या उससे भी कम, तो सज़ा भी नहीं होगी, पैसे भी कमा रहा था। कई बार उसने भिखारियों का इस्तेमाल किया क्राइम कराने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा मतलब एक गैंग है अपने देश में जो भिखारियों का, नाबालिगों का क्राइम की दुनिया में इस्तेमाल करता है। क्योंकि नाबालिग बच्चे से आप मर्डर भी करवा दो तो छूट के आ जाते हैं। 3 साल मैक्सिमम रिमांड होम में रहना, वापस आ जाना है। कानून भी उनके ऊपर रहम दिखाता है। तो विजयपाल को अब एक शख्स चाहिए था, लेकिन शर्त यह थी कि एक ऐसा शख्स जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसको पूछने वाला, ढूंढने वाला कोई ना हो, ताकि उसके साथ क्या हुआ इसमें किसी का इंटरेस्ट ना हो। अभी ऐसा शख्स कौन हो सकता था? वो हो सकता था जो कोई एक भिखारी हो, जो न मालूम कब कहाँ पैदा हुआ, किस शहर में आया, बस मांग कर खा रहा है, कहीं भी सो जा रहा है। तो उन्हें पता था गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे बहुत सारे भिखारी बैठते हैं। एक दुकानदार को सेट किया और उसको कहा था कि एक ऐसा भिखारी देख के मुझे खबर देना। दुकानदार को कुछ पैसों की लालच दी, पर उसे ये नहीं बताया था किस लिए चाहिए। एक रोज़ दुकानदार ने बताया कि हमारी दुकान के बाहर आकर अक्सर कुछ खाता पीता है, मैं उसको दे देता हूँ। ये लोग 1 अगस्त को सुबह गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे। 1 अगस्त 2006। बाप, बेटा अनिल और उसका एक भाई, 3 लोग। वहाँ वही भिखारी, उसकी टाइमिंग वाइमिंग पहले से ही दुकानदार ने बता दी थी। उन्होंने उससे कहा कि चलो तुमको हम अच्छा खाना खिलाएंगे, कपड़े देंगे, और मतलब ऐसे बनाया कि जैसे किसी भगवान या कुछ मन्नत मांगी है, वो पूरी हो गई है, तो किसी गरीब को खाना खिलाना है, कुछ देना है, तो वो तुम हो। वही बेचारा खुश। पहले तो भरपेट उसे वहाँ खिलाया दुकान पे, उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होना है। इसके बाद उन्होंने कहा चलो अब तुम कभी कार में तो घूमे नहीं, तुमको कार घुमाते हैं, ताजमहल दिखाते हैं। भिखारी भी खुश कि ज़िंदगी के सपने पूरे हो रहे हैं। बड़े उसको प्यार से कार में बिठाया, आगरा ले गए। उन्होंने कहा अब तुम्हें ताजमहल दिखाएंगे। शाम हो गई, लाल किले तक पहुँचे, लाल किला भी दिखाया बाहर से। इसके बाद अब वो आगरा के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। आगरा इसलिए चुना क्योंकि अनिल की बहन मथुरा में रहती थी, ये लोग अक्सर आगरा जाया करते थे। चुनते चुनते जो आगरा का लाल किला है उसके बाहर एक सुनसान जगह थी। उन्होंने देखा कि एक बिजली का खंभा है जो मुड़ा हुआ है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो मुड़ गया। तो उन्होंने कहा ये सही चीज़ है, अगर कार को एक्सीडेंट दिखाना है केस, तो खंभा तो मुड़ना चाहिए, जिससे टकरा कर आग लगी हो, बिजली का खंभा है तो बिजली की वजह से आग लग गई हो। उन्होंने कहा ये ठीक है। अब लोकेशन देख लिया। इसके बाद उस भिखारी को कहीं उस जगह से दूर ले गए और फिर उसे खिलाया पिलाया और उसमें नींद की 20-30 गोलियां डाल दी। इनके पास बेहोशी की कोई दवा मिली नहीं थी। अब 15-20 नींद की गोली खाने के बाद कहाँ इंसान होश में रहेगा। उन्होंने देखा कि ये अब लगभग बेहोश है। वापस आए, कार की सीट से अनिल उतरा, ड्राइविंग सीट से, भिखारी को ड्राइविंग सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट लगाया, चारों तरफ से सेंट्रल लॉक कर दिया कार को,
और उससे पहले उस कार को ले जाकर उसी खंबे से एक बार और टकराया जहाँ पे वो मुड़ा हुआ था, ताकि कार पे भी डेंट आया और फिर पता चले कि हाँ ये एक्सीडेंट का केस है। तो परफेक्ट किया, जाकर पहले एक्सीडेंट किया, उसी खंबे को मारा, फिर बाहर उतरे, भिखारी को ड्राइविंग सीट पर बैठाया, सेंट्रल लॉक लगा दिया और उसके बाद पेट्रोल से कार में आग लगा दी। दूर खड़े होकर एक ऐसी जगह जहाँ से कोई गुजरे भी तो इन लोगों को, तीनों को ना देखे, ये देखते रहे जब तक कि कार पूरी तरह से धू धू कर न जल उठी, क्योंकि उस रोड पर ट्रैफिक नहीं था। जब कार पूरी तरह से जल गई, ये तीनों वहाँ से निकले और फिर वापस गाज़ियाबाद पहुँच गए। मथुरा जाना था लेकिन अब जा नहीं सकते थे क्योंकि इधर एक्सीडेंट हो चुका है। गाज़ियाबाद आ गए, लेकिन आए 3 नहीं 2 लोग, बाप और दूसरा बेटा। अनिल को इन्होंने कहा अब तुम निकलो यहाँ से। उसकी भी प्लानिंग पहले से थी कि नॉर्थ इंडिया में रहोगे तो इधर उधर ढूंढे जाओगे, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कोई पहचान ना पाए। तो ये तय हुआ कि गुजरात ठीक है, तो अहमदाबाद चुना गया, क्योंकि कई बार कपड़ों का चूँकि बिजनेस था तो गुजरात विजयपाल जा चुका था, उसे मालूम था। तो उसे कुछ पैसे दिए, उसके बाद कहा अब तुम गुजरात जाओ। वो गुजरात गया, छोटे मोटे गेस्ट हाउस इधर उधर रहने लगा, फिर थोड़े से कुछ पैसों से अपना बिज़नेस शुरू किया वहीं। अब बिज़नेस शुरू करने के साथ उसे नई पहचान चाहिए थी, फिर उसने वहाँ इधर उधर जाकर अपना नया आधार बनाया, नया पैन बनाया, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। ये सब बनाने के बाद फिर उसने एक अपना घर ख़रीदा और उसके बाद शादी की। शादी एक गुजराती से की ताकि कभी ये शक ना हो। फिर उससे 2 बच्चे हुए और उसकी उधर ज़िंदगी चल रही है। अब अनिल कुमार जो है वो राजीव कुमार चौधरी के नाम से, अच्छा उसने जो भी बनाया सब कुछ, उसमें सारी चीज़ें तो उसने नाम गलत रखी। बाप का नाम उसने जो है थोड़ा सा बदल दिया। बाप का नाम विजय पाल था लेकिन उसने विजय कुमार चौधरी कर दिया, पर रखा विजय। अब उधर उसकी अपनी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन इस दौरान ये पहले से तय था कि ना वो कोई फ़ोन करेगा, ना मोबाइल से, ना व्हाट्सअप, ना मैसेज। लेकिन अब बाप बेटे हैं, घर वाले हैं, तो इतना लंबा फासला मिले कैसे। तो उसके लिए तय हुआ कि वो कभी कभी पीसीओ जाएगा और कहीं पीसीओ दूर जिस जगह पे है वहाँ से बहुत दूर जाकर वो कॉल करेगा, और एक कॉल के बाद फिर ये तय हो जाएगा कि नेक्स्ट कॉल कब, कितनी तारीख को, कितने बजे आएगा, ताकि बाप भी वहाँ रहे, क्योंकि उसका नंबर तो कोई होगा नहीं। तो वो कॉल करता, उसके बाद ये होता कि बहुत मिलने का मन है। तो दिल्ली के बाहर या इधर उधर कहीं दूर किसी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर बाप बेटे या जो भी और रिश्तेदार थे वो मिलने आते, 2-4, मतलब दोनों भाई, माँ और बाप। तो कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस अड्डा, लेकिन कई साल में एक बार, ताकि भेद न खुले। तो ये सिलसिला चलता रहा 2006 के बाद। उधर गुजरात में वे सेट हो गया, 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई। अब इधर उसके पीछे में उसके बाप ने गाज़ियाबाद से जगह छोड़ी और उसका ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गया। वहाँ उसने ज़मीन खरीदी, मकान बनाया। अब वहाँ पे भी कुछ लोग जानने वाले थे उसके, और उन जानने वालों को पता था कि इसने एक बेटा खोया है, एक्सीडेंट में मारा गया है। लेकिन जो पहले की ज़िंदगी थी, अब विजयपाल की ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ गए। उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए, उसने आलीशान घर बनाया, गाड़ियाँ ली। और इस सब की वजह ये थी कि जिस चीज़ के लिए ये सारी साजिश रची गई थी वो कामयाब हो गया था। एक्सीडेंट के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम गया। लेकिन पहले इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। वो जो 80 लाख के करीब थे, 20 चौके 80, 20 लाख के 4 इंश्योरेंस थे। वो पहुंच गया कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में चूँकि पुलिस की रिपोर्ट और सारी चीज़ें थी, पुलिस ने लिख के दे दिया था ये एक्सीडेंटल केस है, ये है वो, इसमें कोई फॉल नहीं है। तो कंज्यूमर कोर्ट ने विजयपाल के हक़ में फ़ैसला सुना दिया, और इस चक्कर में लगे करीब 1-1.5-2 साल। तो कंज्यूमर कोर्ट का ये भी फैसला आया कि अब जो ये लड़ाई इसने लड़ी, इतना आना जाना, वकील फीस, इसका भी हर्जाना आप दोगे। तो 80 लाख अब 95 लाख हो गया, 95 लाख रुपए। तो कंज्यूमर कोर्ट ने वो 95 लाख रुपए दे दिए। इधर गाड़ी का इंश्योरेंस भी किया था, जो गाड़ी जल गई थी उसके 10 लाख रुपए मिले। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए विजयपाल के पास आ चुके थे। अब 1 करोड़ 5 लाख से वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उधर उसका बेटा भी जी रहा था, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पैसे उसे भी मिले, और ये सब कुछ चल रहा था। अब आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तो 17 साल बाद नवंबर 2023 में ये भांडा फूटा कैसे?
हुआ ये कि विजयपाल कहते हैं लालच का कभी पेट नहीं भरता। विजयपाल ये काम तो कर चुका, उसे लगा कि सबको सिस्टम को पूरे बेवकूफ़ बना दिया, 1 करोड़ रुपए आ गए, 17 साल बीत गए, किसी को भनक तक नहीं है। अब धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे हैं। उसने कहा कुछ नया काम करते हैं, नए तरीके। अब उसने लोगों के इंश्योरेंस करवाने शुरू कर दिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मालूम था कि ये मासूम लोग हैं, इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, नॉमिनी खुद को बना लिया। अब इत्तेफाक से एक ऐसा केस आया जिसमें एक शख्स ने इंश्योरेंस की प्रीमियम भर रहा है, नॉमिनी में इसका नाम है, वो पढ़ा लिखा था। उसने बोला कि ये क्या बेवकूफ़ी है। तो फिर उसने कहा वो तो हमें विजय साहब ने कराया, अच्छे इंसान है। तो जब ये बात पता चली तो उसने कहा हमारे और भी कुछ जानने वालों का कराया, अब उन तक गए तो पता चला सबका नॉमिनी वही है। तो अब ये कैसे मुमकिन है? तो लगा ये फ्रॉड है। अब वो जो शख्स था उसने कहा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में ज़रा जानकारी हासिल करते हैं। फिर उसने पता किया कि पहले ये इतने पैसे वाले नहीं थे और ये गाज़ियाबाद में रहते थे। उसने पूरी जासूसी करनी शुरू की। फिर उसने कहा कि एक 2006 में इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें वो मारा गया और उसके बाद करीब 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के पैसे मिले थे। तो उसमें भी नॉमिनी यही था, लेकिन वो तो चलो बेटा था, बाप ही नॉमिनी होगा, शादी उस वक्त हुई नहीं थी। अब उसने जासूस बन के काम करना शुरू किया। इत्तेफाक से इसी दौरान 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसे लगा कि जब उसने पड़ताल शुरू की कि बेटे की मौत के बाद परिवार का रिएक्शन क्या था, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा यार जवान बेटा मरा, लेकिन कुछ इन लोगों के घर और चेहरे और हाव भाव से कुछ पता नहीं चला कि इन्हें सदमा है। अब वो पीछा करना शुरू कर दिया। एक रोज़ वैसे ही फ़ोन आया, मिलना है रेलवे स्टेशन पर। अब 17 साल बीत गए थे, थोड़े वो सब भी लापरवाह हो गए। तो हुआ कि दिल्ली में ही एक रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। अनिल गुजरात से आया, इधर से बाप गया, भाई गया, और इधर वो शख्स जो ये सब कुछ अब जान रहा था, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं था कि ये वहाँ क्यों जा रहा है। पीछा किया, वहाँ पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक शख्स से ये लोग बड़ी देर तक मिले, गले वाले मिले, उसके बाद चला गया। अब उस शख्स को जब उसने देखा, और ये कहानी उसे पता थी, उस अखबारों में भी ये खबर आई थी उस रोड एक्सीडेंट में उसके बेटे की मौत की, तो उसने वो सारे फ़ोटो भी देखे और देख रखे थे पहले। अब उसको देखा तो उसने कहा कि अगर मैं 17 साल पुराने उस लड़के को देखूं और आज के इस देखूं, 17 साल बाद थोड़ा हेल्दी हो गया है, चेहरे मेरे भर गए हैं, लेकिन ये वही है, हेयर स्टाइल चेंज है। अब उसे लगा कि यार इसका बेटा तो जिंदा है, लेकिन अब करे क्या? फिर उसने पता करना शुरू किया। उसने 2022 में नोएडा पुलिस को गुमनाम रहते हुए कंप्लेंट की। उसने कहा कि एक मामला 2006 का था, अनिल कुमार नाम के रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन वो मारा नहीं, जिंदा है और वो कहीं रह रहा है। नोएडा पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन वही है, अपने ढंग से की। नोएडा पुलिस ने तफ्तीश करके करीब 6 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी कि कोई ऐसा आरोप में दम नहीं मिला और कोई ऐसी सबूत नहीं मिले कि ये पता चले कि जिंदा है। अब ये बंदा लेकिन लगा रहा और फिर अचानक इसे पता चला कि वो अहमदाबाद में रहता है। जो काम पुलिस का काम था वो ये अब करने लगा। इसने अहमदाबाद में उसका नाम पता सब निकाल लिया। जब निकाल लिया तो फिर अब पुलिस तो है नहीं, नोएडा पुलिस में शिकायत वो कर चुका था, पुलिस ने कुछ मदद नहीं की। अब उसने अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को फ़ोन किया और कहा कि एक शख्स है आपके इस पते पर रह रहा है और ये शख्स 17 साल से मुर्दा है और मुर्दा बनकर रह रहा है और पूरी कहानी ये है, तो अगर आप तफ्तीश करेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी। उसने प्रूफ के तौर पर नाम, पते ये सब बता दिए। फिर उसने कहा कि ये मामला सिर्फ ये नहीं कि 17 साल से मुर्दा बन है और ज़िंदा बनकर रह रहा है, एक शख्स सच में मरा था जिसके नाम पर ये मुर्दा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कातिल भी है। जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ये बात सुनी तो फिर उन्होंने कहा यार इस मामले की तफ्तीश करते हैं, और जो उनके वो थे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले, उन्होंने फिर जाकर घर में उससे बातचीत की। इंस्पेक्टर मितेश त्रिवेदी, ये उनका नाम है, जो घर पहुंचे थे, और मितेश त्रिवेदी को ही ये जानकारी मिली थी कि ऐसे ऐसे एक मुर्दा यहाँ रह रहा है। तो उसके बाद जब ये पुख्ता जानकारी मिली तो पहले तो ये है कि कंफर्म करो, तब वो घर गए, उससे पूछा। पहले तो वही देख के कि सारे तो डॉक्यूमेंट्स इसके ओरिजिनल हैं, नाम भी इसका अलग है, वो बता रहा है अनिल कुमार,
जबकि यहाँ पे इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें राजीव कुमार चौधरी है। लेकिन जब बीवी से अलग से बात की तब वो इस बात पर हैरान हो गए कि एक शख्स जिसने शादी की और उसकी बीवी तक को पता नहीं कि इसके इन लॉज कौन है, 2 बच्चे हो चुके हैं। चलो मकई होते हैं, यतीम है, माँ बाप नहीं है, लेकिन कोई भाई हो, भाई बहन भी नहीं है, चलो दूर का रिश्तेदार हो, गांव हो, पुश्तैनी, कहाँ से वंश चला रहा है। बीवी को कुछ भी नहीं पता था। उसने कहा सिर्फ कि मेरी दुनिया में कोई नहीं है। ये बात पुलिस को अटपटी लगी और इसी के बाद चूँकि उधर खबर थी कि एक 2006 में आगरा में एक्सीडेंट हुआ था, फिर इसकी तस्वीर छपी थी। उस तस्वीर को देख के पुलिस को पहली नज़र में लग गई कि आज का अनिल और उस दौर का अनिल दोनों के चेहरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर भी उन्होंने उसका अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उसके बाद आगरा पुलिस से कांटेक्ट किया, फिर नोएडा पुलिस से कांटेक्ट किया और उसके बाद वहाँ से एक पुलिस की टीम आई। टीम आने के बाद घर गई। घर जाने के बाद बाप बेटे फरार और भी शक यकीन में बदल गया और फिर घर की तलाशी ली कोर्ट के ऑर्डर से, तो वहाँ वो फाइल मिल गई अनिल कुमार की और वो तस्वीरें मिल गई, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स मिल गए। इस तरीके से 17 साल बाद एक मुर्दा एक आम शख्स की वजह से सामने आया और उसका राज खुला। तो ये थी आज की कहानी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।